आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं और आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशियों पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। इन्हीं अटकलों के बीच एक और नाम इन दिनों राजनीतिक गलियारों और जनता के बीच सुगबुगाहट की वजह बना हुआ है और वो है पूर्व शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता और साथ ही साथ साहित्यकार पंडित रविंद्र शुक्ला। पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वे उत्तर प्रदेश और झांसी की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है, जिनसे आज हमने क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर चर्चा की। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टुडे। आज हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री और साथ में कवि और साहित्यकार श्री रविंद्र शुक्ला जी। रविंद्र सर, इस समय जैसा कि माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर, हम पहले चुनाव की बात करते हैं। जैसा कि माहौल बन रहा है इस समय, तो आपको क्या लगता है इस बार नरेंद्र मोदी जी क्या अपने चेहरे पर सारा वोट खींच सकते हैं या फिर इस बार थोड़ा सा मुश्किल है? देखिए, चेहरे की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी वास्तव में करिश्माई व्यक्तित्व हैं और आज तक के इतिहास में इस तरह का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने देश का इतना गौरव भी बढ़ाया हो और इतना भयंकर विकास किया हो। इसके अलावा जो है वो आप देखिए कि हर चीज़, चाहे विकास हो, चाहे महंगाई की दर हो, बाकी सब चीज़ों पर कंट्रोल किया है और पूरे विश्व में भारत की छवि को कितना सुधारा है। एक समय था कि इस देश ने अपना जो है सोना गिरवी किया था और कटोरा लेकर के हमेशा भीख ही मांगते रहे, लेकिन आज स्थिति ये उलट हो गई है। ना तो हम भीख के लिए कटोरा लेकर किसी के पास जा रहे हैं, ना किसी से दबकर बात कर रहे हैं, छाती ठोक के बात कर रहे हैं। हमने भारत का सम्मान, माने नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान दुनिया में 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। हम लोग विश्वगुरु थे, फिर से भारत को विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर देश को ले गए हैं। इसलिए उनका काम और उनका व्यक्तित्व दोनों मिलकर के फिर से भारत के मन की बात हो गई है और भारत का मन पूरी तरह से ही आश्वस्त है कि फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे ही। और जहाँ तक सवाल ये है कि देश के लिए भी बहुत आवश्यक है। आज जहाँ तुष्टीकरण भयंकर रूप से, जितना गठबंधन ये तुष्टीकरण के लिए है, लोग भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगा है उसकी छटपटाहट है और विदेशी जो हमारे दुश्मन है वो यहाँ फंडिंग कर रहे हैं। उसके कारण ये सारा वातावरण आपको दिखाई दे रहा है और ये सब एक हो रहे हैं। लेकिन ये तय है कि अपवित्र गठबंधन कभी कोई परिणाम नहीं देता। ये सब अपवित्र और अवैचारिक गठबंधन है। तो सर, ये गठबंधन कहाँ तक वोट खींच पाएगा या कब तक साथ चल पाएगा आगे? मैंने कहा ना कि अपवित्र और अवैचारिक गठबंधन जितने होते हैं वो चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जनता इतनी भोली नहीं है, वो ये जानती है कि देश का हित किस में है और ये लोग क्यों एक साथ हो रहे हैं। अभी तक हर रोज एक घोटाला आता था, रोज आदमी खड़ा था। मैं कहता हूं दोबारा नरेंद्र मोदी को आ जाने दीजिए, ये सब जेल के अंदर होंगे, क्योंकि इतना ये पाप कर चुके हैं, इनके पाप का घड़ा भर चुका है और जनता इस बात को जानती है। तो मतलब जनता जो है अब वो गठबंधन के चक्कर में नहीं फंसे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वो तो पूरा, और जिस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ी बिना युद्ध किए, वो तो काबिले तारीफ है। मैं कहता हूं कि युद्ध बड़ा सरल होता है, लड़ देते, लेकिन युद्ध लड़ने से भारत कितना आर्थिक कमजोर होता और कितना विकास की गति रुकती। बिना कुछ किए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी आर्थिक रूप से। और आप कुछ दिन बाद देखिएगा पानी के लिए त्राही त्राही मचेगी, वहीं मारकाट मचेगी। और सब्जियों के लिए आप देख ही रहे हो क्या स्थिति हो गई है और दुनिया में उसे अलग थलग खड़ा कर दिया है। आतंकी देश पूरी तरह से दुनिया मानने लगी है। देखिए, विदेश नीति भी कितनी सबल हुई कि आज ये स्थिति हम घुस के मारे आए और सारा विश्व हमारे साथ खड़ा है। चीन तक की हिम्मत नहीं हुई हमारे विरोध में जाने की। तो सर, जिस तरीके से जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, कांग्रेस उसके बाद कुछ समय तक सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल फिर सबूत मांगना और ये सब चीजें कि एक तरह से देखिए, वो साथ नहीं खड़ी थी। वो जानती है कि जनता के सामने हम नंगे हो चुके हैं
और इसी कारण से वो अपना केवल फेस सेविंग कर रहे थे और इसके बाद असली औकात पर आ गए। इसके बाद सबूत मांगने लगे। आप देखिए ना किस तरह का, पहले सबूत मांगते रहे पहले स्ट्राइक पे, अब दोबारा फिर सबूत मांग रहे हैं। माने ये केवल निकृष्ट सोच का परिणाम है, देशद्रोही सोच का परिणाम है। इस एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है और जो लोकप्रियता है वो करीब 12% बढ़ गई है जनता में, देश में विदेश में। तो इसका कितना क्या फ़ायदा मिलेगा? अरे मैंने कहा ना, पहले ही कहा कि एक तरफा चुनाव है, ये कितना भी उछलते रहें, ये बंदरों की तरह उछलते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो थी सर राष्ट्रीय बातें और अपने राष्ट्रीय राजनीति की। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बुंदेलखंड और झांसी की बात हो जी। अभी तक सर सुनने में आ रहा है कि उमा भारती जी को सीट मिल सकती है झांसी, लेकिन झांसी की जो जनता है वो शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खफा है इस समय। बुंदेलखंड राज्य को लेकर कई चीज़ें हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि उमा भारती 4 साल नहीं दिखी, 5 साल नहीं दिखी, लेकिन अब चुनाव आते ही ऑटो में सवारी करने लगी हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ? देखिए, उमा भारती केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ी नेता हैं, स्वाभाविक रूप से लोग अपेक्षा करते हैं कि वो हर समय फील्ड में रहें, संभव नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक सवाल है उनके कारण इस पूरे क्षेत्र को कितना लाभ हुआ है ये तो दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि जितना पैसा पूरे समय सरकारों ने नहीं दिया होगा उतना एक बार में मिल गया। इसके अलावा तमाम योजनाएं आ गई। बुंदेलखंड से पलायन और गरीबी समाप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाएंगी ठोस योजनाएं हैं और इसमें उमा भारती का श्रेय है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं। और इस समय तो सारी लोग हिंदुस्तान के केवल नरेंद्र मोदी को माने एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनेंगे, वो प्रत्याशी नहीं देखेंगे कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है। ये तो खैर 2014 में था जो देखने मिल रहा था, उस समय दिखाई नहीं दे रहा था, अब तो दिखाई दे रहा है। उस समय ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा था कि इतना स्वीप करेंगे। अब तो दिखाई दे रहा है कि स्वीप करेंगे 400 प्लस। यस, अब की बार 400 पार। और सर उमा भारती के बाद एक जो नाम सुन रहे हैं सर, आपके भी नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर उमा बहन नहीं लड़ती हैं यहाँ से तो स्वाभाविक रूप से मेरा दावा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहूँ इससे अच्छा जनता कह रही है, कार्यकर्ता चिल्ला रहा है। तो अगर कार्यकर्ता और जनता की भावनाओं का आदर होगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं तो ईश्वरवादी आदमी हूँ और ये मानता हूँ कि ईश्वर हमारी भूमिकाएं तय करता है। तो वंदे मातरम पर पद से हटने के बाद एक भूमिका उसने तय कर दी कि भाई कुछ किताबें लिखिए, कुछ समाज का काम करिए। तो मैं समाज कल्याण के भी काम कर रहा हूँ और बहुत सारी बुक्स भी लिख दी। तो ये ऊपर वाला तय करता है। और उसने पहले एक भूमिका तय की, नहीं आपको शिक्षा मंत्री बनाना है, शिक्षा मंत्री बना दिया। सन 1968 के बीटीसी बेरोजगार पड़े थे जो बूढ़े हो गए थे, ऐसे तमाम 3 पीढ़ी को नौकरी मिल गई। बीएड वाले लाखों बेरोजगार पड़े थे, उनको नौकरी मिल गई। तो ये ऊपर वाला तय करेगा। ऊपर वाला अगर मुझे फिर से भूमिका में लाता है तो फिर से हम लोगों की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे लोग। जनता जो चाह रही है वो एक नया चेहरा चाह रही है उमा जी के इतर अगर देखा जाए तो, क्योंकि जहाँ तक है गरीब तबके का जो आदमी है, जो आम आदमी है असल में झांसी का, वो नहीं चाहता कि उमा जी दोबारा आएँ। और एक चल रहा है अभी बुंदेलखंड राज्य का। तो आपको क्या लगता है बुंदेलखंड जो है वो अपना जो वहन है, अपना भार है, खुद उठाने के लिए भी सक्षम है राज्य के लिए या नहीं है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है और जितने राज्य अभी बने हैं देश के अंदर वो अधिकांश भाजपा ने ही बनाए हैं। हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो रही है कि ये बुंदेलखंड 2 राज्यों में बटा है, एक मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में। एक प्रदेश राज्य होता है तो दूसरा राज्य नहीं होता, दूसरा राज्य होता तो पहला राज्य नहीं होता। तो ये चूंकि जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा। अब कई लोग तो ऐसा है कि हम बुंदेलखंड चिल्ला रहे हैं लेकिन जबलपुर तक हमने नक्शा बना डाला, लेकिन वहाँ के लोग तैयार नहीं। वो कहते नहीं हमारा तो महाकौशल है, और इसके अलावा दूसरे लोग भी तैयार नहीं। तो जब तक तड़प नहीं होगी बुंदेलखंड के सारे लोगों को एक साथ, तब तक ये संभव नहीं है। जैसा आपने कहा कि एक राज्य तैयार है, एक राज्य तैयार नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार
उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार, अभी कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश में भी आपकी ही सरकार थी, तब फिर ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाया? मैंने कहा ना कि स्थानीय लोग तैयार नहीं। अब वो उन जिलों के लोग तो तैयार हों बुंदेलखंड के साथ आने को। अब केवल हम ये 7 जिले जो छोटे छोटे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, इनसे तो ही प्रदेश नहीं बन जाएगा। क्या मतलब है भाई? बाकी लोग तैयार हो, वहां से आंदोलन नहीं। केवल झांसी में खड़े हुए 4 लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, लोगों की वो जलाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो बात समझ गए ना? ये चीजें ऐसे नहीं होंगी। तो अभी आपको लखनऊ से बुलावा आया है ये परिवार के लिए? नहीं, मुझे बुलावे आने की जरूरत, मैं तो चूंकि पुराना कार्यकर्ता हूं, हर एक जानते हैं, और अब मैं हमेशा सक्रिय रहता हूं। ये भी नहीं कि मुझे कोई तैयारी करने की ज़रूरत हो। हर समय जनता में रहता हूँ, पूरे समय जनता में रहता हूँ, जनता का प्यारा हूँ, दुलारा हूँ, उनके हृदय पर राज कर रहा हूँ, इसलिए हमको चिंता भी नहीं किसी चीज़ की। पार्टी से आएगा कि नहीं लड़ना है तो लड़ेंगे, ताल ठोक के लड़ेंगे, जीत के जाएंगे। तो सर आपने आगे के लिए क्या रणनीति अपनी बना रखी है यदि आपको टिकट मिलता है? वही रणनीति नहीं, काहे की रणनीति? हमारा कार्यकर्ता हमारा सिपाही है, वो युद्ध लड़ेगा और निश्चित जीतेगा। क्योंकि एक चीज़ देखी गई है कि जब भी कार्यकर्ता को ज़रूरत पड़ती है तो रविंद्र शुक्ला एकदम आगे खड़े रहते हैं। कुछ भी कार्यकर्ता को परेशानी हो, अभी भी हाल ही में हमने 2 दिन पहले देखा, तब भी यही चीज़ थी, उसके पहले भी हमने देखा है। तो रविंद्र शुक्ला हमेशा अपने कार्यकर्ता के लिए सामने एक चेहरा बनकर खड़े रहते हैं कि उसको कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए जी जान से चाहता है ना कार्यकर्ता यहाँ का, इसीलिए तो कार्यकर्ता एक तरफा चाहता है ना। तो ये तो हमारा काम, हमारा धर्म है ये कि हम कार्यकर्ता के लिए लड़ें, हम कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करें। और दुर्भाग्य है कि कार्यकर्ता के सम्मान की जितनी चिंता होनी चाहिए उतनी चिंता झांसी में नहीं हो रही, ये तय है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जब तक मैं रहा कार्यकर्ता की नाक ऊंची रही, कार्यकर्ता का सिर ऊंचा रहा। मैं रहूंगा आज भी मैं किसी पद पर ना रहूं तो कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा के लिए मैं प्राणपण से लड़ता हूं, लड़ूंगा। और जब हो जाऊंगा तो मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्यकर्ता का सम्मान अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ भाजपा में देखी गई है कि सपा की अपेक्षा थोड़ा सा कार्यकर्ता के लिए दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन जो आपका एक देखा है व्यक्तित्व वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। आप सभी को ये भी पता होगा कि श्री रविंद्र शुक्ला जी एक साहित्यकार हैं, कवि हैं। तो इंटरव्यू में एक आखिरी थोड़ा सा सर 4 पंक्तियाँ अपनी। जिसने मरना सीखा जग में कीर्ति उसी का वर्ण करेगी, जो कांटों के पथ पर आया मंजिल उसको आप मिलेगी। बहुत बढ़िया सर, आपको भविष्य के चुनाव के लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे श्री रविंद्र शुक्ला जी। अगली बार फिर किसी चर्चित हस्ती से हम आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। झांसी की जनता दीदी उमा भारती से खासी नाराज है, इसका अंदाजा पार्टी को भी है। साथ ही बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर भी यहाँ की जनता केंद्र सरकार व सीधे उमा भारती को जिम्मेदार मानते हुए उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। और इन्हीं सबके बीच झांसी से भाजपा के लिए यदि कोई संकट मोचक हो सकता है तो वे पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला ही हो सकते हैं। दयाशंकर कुशवाहा के साथ दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।